Hello, my dear students. How are you? I am Poonam Khetan and I welcome you to MKH video series. So, students, we are doing your book Contemporary India, means Geography, part of your subject SST. So, today we are going to start new chapter number 3, that is water resources. और प्रीवियस क्लासेस में इवन जब हम बहुत छोटे थे तब से ही वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम स्टडी करते आ रहे हैं। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स वाटर रिसोर्सेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, और उसके कंजर्वेशन की भी हम बात करते हैं कि वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो उन सारी ही चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम स्टडी करने वाले हैं, बिकॉज द बुक नेम इज़ अबाउट रिसोर्सेज। तो जब रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल रिसोर्स फॉर लिविंग बींग्स। सो लेट्स स्टार्ट। हेयर आर सम कन्वर्सेशन अबाउट बिटवीन चिंटू एंड पिंकी। सो चिंटू क्या बोल रहे हैं पिंकी को कि हैव यू सीन द ऑसम न्यूज़ रिपोर्ट इन टीवी, जिसके अंदर कि असम के अंदर फ्लड आ गई है, और वो बोल रहे हैं कि क्या कितनी सारी फ्लड आई है और क्या हो गया है, सब कुछ स्वेप्ट अवे हो गया है। और फिर पिंकी जो है वो उसको आंसर कर रही है कि यस, मैं देख के ये हैरान हूँ कि वाटर जो है जिसको हम अपनी लिविंग बीइंग के लिए सबसे एसेंशियल चीज़ मानते हैं, वो किस तरीके से लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जैसे वाटर हमें लाइफ देता है वैसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। हमारी जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, ड्रिंकिंग, फूड के लिए, क्लॉथ वॉश करने के लिए, सभी चीज़ों के लिए हमें वाटर बहुत ज़रूरी है। विदाउट वाटर इवन वी कांट इमेजिन आवर लाइफ्स। ठीक है। तो और जो पिंकी बोल रही है कि मेरे फादर भी मुझे बता रहे थे कि उनकी जो फैक्ट्री हैं, उनकी जो इंडस्ट्री है, उसमें हर छोटी छोटी चीज़ के लिए उनको वाटर की स्कैरेसिटी रहती है, डिमांड रहती है और बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो वाटर जो है वो बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है, कंटेंट है, जिसको हम रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। आपको अगर एक दिन के लिए अगर ये इमेजिन करने के लिए बोला जाए कि पानी नहीं अवेलेबल होगा, आज वाटर की सप्लाई नहीं आएगी, ऑल्दो वी हैव टैंक्स एंड टैंकी ऑल्सो। ठीक है, घर में टैंक भी होता है, टैंकी भी है, पानी को हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर एक दिन भी वाटर की सप्लाई नहीं आएगी तो हम उसको बहुत ही जुडिशली यूज़ करते हैं, कि बहुत संभाल के यूज़ करते हैं। पानी भी जब ग्लास में लेते हैं पीने के लिए तो वो थोड़ा कम लेते हैं, नहाने के लिए ले रहे हैं तो कम ले रहे हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की थोड़ी स्कैरेसिटी दिखती है तो हम उसको सही ढंग से यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ हमें बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो हम उसके मिसयूज़ में नहीं पीछे हटते हैं। और यही होता है। आज अगर आप कोई सिटी में है या कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पर वाटर की कोई स्कैरेसिटी नहीं है, रूटीन में आपके घर में वाटर सप्लाई आ रही है, टैंक है, टैंकी बनी हुई है, आराम से आप बिंदास नहाते हैं, शावर के नीचे कितनी देर तक नहाते हैं, दिन में 3-3 4-4 बार भी नहाते हैं। नहाना अच्छी बात है और डेफिनेटली यू मस्ट टेक बाथ, लेकिन हम मिस यूज़ करते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों में ग्लास पूरा का पूरा फुल वाटर का भर लेते हैं, थोड़ा सा 2 घूंट पिया, आधा पिया और आधा का आधा ऐसे ही गिरा देते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अभी उसकी इम्पॉर्टेंस नहीं पता है। जहाँ पे वाटर की कमी है उन लोगों से पूछ के देखिए कितनी कितनी दूर तक उनको पानी के लिए जाना पड़ता है, उनके लिए उसकी इम्पॉर्टेंस कहीं ज़्यादा है। तो चलिए करते हैं स्टडी हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की, वाटर। 3/4 जो हमारा अर्थ का सरफेस है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है वो 3/4 पार्ट किसका है? वाटर का है। अब बहुत सारे, हम भी जब छोटे थे तो हमारे भी ये क्वेश्चन आता था माइंड में कि हम बोलते हैं कि 75% जो है वाटर अवेलेबल है अर्थ के ऊपर, और फिर भी हम सारा दिन पानी को बचाओ इस तरीके से चीज़ें करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि ये क्वेश्चन क्यूरियोसिटी आपके माइंड में वैसे ही जब से छोटे हैं आपको ये बात समझाते आ रहे हैं कि डेफिनेटली 75% अप्रोक्स 75% वाटर है, बट वो वाटर पीने लायक नहीं है। मोस्टली वाटर जो है वो ओशियन के अंदर, ग्लेशियर के अंदर, सी का जो वाटर है वहाँ पर अवेलेबल है, और वो वाटर पीने लायक नहीं है। बहुत ज़्यादा सोल्टी होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो डेली रूटीन के लिए तो वो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते।
फिर जो अवेलेबल वाटर है दिस इज ओनली अबाउट 2.something%, ठीक है। तो अब 3% मान लेते हैं, चलिए अब 75% को अगर हम एज होल 100% मानते हैं तो उसका 3% वाटर ही हमारे पास में यूजेबल है, पीने योग्य है या यूज़ करने योग्य है, जिसको हम रिवर वाटर, लेक के अंदर और जो ये आपका सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, इन सबको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि हमारे पास में वाटर कितना अवेलेबल है, ओनली 3%। कितनी पॉपुलेशन है पूरी अर्थ के ऊपर, हम पूरे अर्थ की जो पॉपुलेशन उनकी बात कर रहे हैं, सभी कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। तो अब ये आपको हो सकता है कि ये 3% आपको कम लगे, ठीक है। उसमें से भी 1% जो है वो ग्लेशियर्स के अंदर जमा हुआ है, तो अगर वो थोड़ा भी मेल्ट हुए तो जो ओशन के बैंक पे बहुत सारी सिटीज़ डेवलप हैं वो सारी की सारी डूब जाएंगी, तो उसके अंदर से भी बहुत पानी अवेलेबल नहीं है, बट चलिए हम उसको 2.5% वाटर मान के चल रहे हैं, ठीक है। यू माइट वंडर दैट इफ़ 3/4 ऑफ वाइट, ये मैंने आपको करवा दिया कि इतना अगर पानी है हमारे पास में, तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि 2025 तक पानी की बहुत ज़्यादा कमी होगी और बहुत सारे लोग जो है वो पानी की स्कैरिसिटी से फाइट कर रहे होंगे। वाटर स्कैरिसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। बहुत सारी एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यानी जिनको आप रिन्यू कर सकते हैं। तो जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, वाटर साइकिल है, उसके थ्रू वाटर जो है वो मूव करता रहता है। आपको पता ही है कि इवेपोरेशन होता है, सन की रेज पड़ती है, गर्मी होती है, उसकी वजह से वाटर ओशियन के अंदर, सी, रिवर, लेक, इनके अंदर से वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट यानी भाप बनकर वो ऊपर उड़ जाता है, बादल का रूप लेता है, क्लाउड्स के अंदर हो जाता है, कंडेंशन होता है, प्रेसिपिटेशन के थ्रू वाटर वापस बारिश के थ्रू हमारे पास में नीचे वापस आ जाता है, ठीक है। उसका वो कुछ ग्राउंड वाटर में चला जाता है, कुछ लेक्स के अंदर चला जाता है, कुछ रिवर्स में चला जाता है, कुछ हम एग्रीकल्चर, इरिगेशन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो वो वापस अर्थ के अंदर यानी लैंड के अंदर चला जाता है और वापस इसी तरीके से इसका साइकिल चलता रहता है। तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो बहुत रिन्यूएबिलिटी है, वाटर की अबेंडेंस बहुत अच्छी है, बट फिर भी हम वाटर की स्कैरिसिटी से को फेस कर रहे हैं। द मोमेंट ऑफ the moment we speak of water shortage, we immediately associate it with region having low rainfall or those that are drought prone। तो जब भी हम वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं तो हम उसको एसोसिएट कर लेते हैं, ये आपके पीछे MCQ में क्वेश्चन भी है कि हम उसको किससे एसोसिएट करते हैं, रीजन हैविंग लो रेनफॉल, वो रीजन, वो एरिया जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हो रहा है और कि इसकी पोजीशन है ड्रोट की, सूखे की पोजीशन है, ठीक है। वी विजुअलाइज दैट डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड women balancing the many matkas used for collecting and storing water and traveling long distance to get water। तो राजस्थान वाला एरिया, स्पेशली डेजर्ट एरिया जो है, जैसलमेर, जोधपुर, इस साइड वाला एरिया जहाँ पर बहुत सारे डेजर्ट आप देखते हैं, वाटर की बहुत स्कैरिसिटी है। और आप देखेंगे कि जो विमेन है वहाँ पर रहने वाली, वो एक के ऊपर एक जो मटका रखे होते हैं, पोट रखे होते हैं, अर्दन पोट जो हैं, एक के ऊपर एक, क्योंकि एक साथ तो बहुत बड़ा मटका नहीं ले सकते हैं, तो एक के ऊपर एक मटका रख के बहुत सारे 3-4 मटका जो हैं रखे होते हैं और कितने किलोमीटर दूर जाकर वो वाटर लेकर आती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वाटर की स्कैरिसिटी है तभी उन्हें मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक पिक्चर बन जाती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम, मेनली ड्यू टू वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो ये डिपेंड करता है, कई एरियाज़ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई एरियाज़ में ज़्यादा है, कहीं कम है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में रेनफॉल हो रही है, आपके आसपास कोई कैनल बनी हुई है या नहीं है, रिवर्स है या नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सीज़न पे डिपेंड करता है, हो सकता है रेनी जो सीज़न है उसमें कम स्कैरिसिटी हमें देखने को मिले, विंटर में हमें कम स्कैरिसिटी देखने को मिले, क्योंकि समर के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि हमें डिमांड उसकी ज़्यादा रहती है, ऊपर से रेन वगैरह नहीं रहती है तो प्रॉब्लम आ सकती है। बट वाटर स्कैरिसिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉज बाय ओवर एक्सप्लोजन। तो मोस्टली केसेस में अगर आप देखेंगे कि वाटर स्कैरिसिटी क्यों होती है, ओवर एक्सप्लोजन की वजह से, मतलब हम उसको जितना हमें चाहिए उससे कहीं ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर लेते हैं, इसलिए उसकी स्कैरिसिटी
हो जाती है। अनइक्वल एक्सेस भी जो है वो भी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे अर्बन एरियाज़ हैं, सिटी हैं, वहाँ पर हमारे क्या है 24 आवर्स वाटर की सप्लाई रहती है। जब आपको चाहिए वाटर टैप आप ओपन करोगे, आपको वाटर अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन वहीं विलेजेस या बहुत जो डिस्टेंट एरिया होते हैं वहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं होता है। उनको रूटीन जो नीड्स होती हैं उनके लिए भी कितने किलोमीटर चलकर पानी लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो ये अनइक्वल एक्सेस जो है वो भी एक इसका रीज़न है। वेयर इज़ देन वाटर स्कैरसिटी लाइकली टू अकर, कहाँ पे ये अकर होती है? तो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है वो हमने स्टडी किया हुआ है कि फ्रेश वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, प्रेसिपिटेशन के थ्रू वापस पानी आता है, फिर वापस वो चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। इज़ इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट स्टिल फेसिंग वाटर स्कैरसिटी? मैनी ऑफ आवर सिटीज़ आर सच एग्जाम्पल। वाटर स्कैरसिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो ये बोल रहे हैं कि क्या ऐसा, हम अभी क्या पढ़ रहे थे कि हम वाटर स्कैरसिटी की जैसे ही बात करते हैं तो हमें वो एरिया हम उससे एसोसिएट कर लेते हैं जहाँ पर लो रेनफॉल हो रही है और ड्रॉट की पोजीशन है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छी आपके पास में रिसोर्सेज हैं बट स्टिल वी आर फेसिंग वाटर स्कैरसिटी। वाई? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक तो पॉपुलेशन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और उसका यूज़ जो है वो मिसयूज़ जो है वो ज़्यादा होता है। इसकी वजह से भी हम लोगों को उसको फेस करना पड़ता है वाटर स्कैरसिटी को। और डिमांड्स जो है वो वाटर की बहुत ज़्यादा हो जाती है, अनइक्वल एक्सेस हो गया। अ लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़ बट आल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको वाटर चाहिए। एग्रीकल्चर बिना वाटर के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो पॉपुलेशन है, हम जो रूटीन कॉमन पर्सन हैं उनको रूटीन की जो हम लोगों की एक्टिविटी है उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप पानी नहीं होगा तो खाना कैसे पकाएंगे? आटा लगाने के लिए भी पानी चाहिए, यानी चपाती के लिए भी पानी चाहिए। चलो हम सोचते हैं चपाती नहीं बनाएंगे, राइस बना लेते हैं। तो क्या राइस बिना पानी के आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वेजिटेबल्स होती हैं, पीने के लिए पानी चाहिए। हर चीज़ के लिए हमें वाटर की डिमांड रहती है। ठीक है, to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigated area for dry season एग्रीकल्चर। तो ये इरीगेटेड एरिया के अंदर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर जब की जाती है वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है, जिसकी वजह से स्कैरसिटी हो जाती है। इरीगेटेड एग्रीकल्चर इज़ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। तो क्योंकि बहुत बड़े एरिया के अंदर आपको क्रॉप ग्रो करनी पड़ेगी तो एग्रीकल्चर के अंदर वाटर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और वो लगेगा ही, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन को अगर आपको फीड करना है तो उसके लिए क्रॉप भी ग्रो करनी पड़ेगी। अपनी खुद की ग्रोथ के लिए भी आपको क्रॉप ग्रो करनी पड़ती है। तो क्रॉप तो ग्रो होंगी और एग्रीकल्चर के लिए वाटर की जो डिमांड है वो हमें चाहिएगी। नाउ इट इज़ नीडेड टू रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को, ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करें जो थोड़ा सा कम पानी में भी ग्रो हो जाए, या जो ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स हैं उनके थ्रू भी ग्रो हो जाए। ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स मतलब जिसमें कम से कम पानी हम यूज़ करके भी उन क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। तो बहुत सारे एरिया जैसे राजस्थान के अंदर बहुत मोस्टली जो क्रॉप हैं वो इसी तरीके से जो ड्राई फार्मिंग टेक्निक से ही ग्रो की जाती है। यू मे हैव सीन इन मैनी टेलीविजन एडवर्टीजमेंट द मोस्ट फार्मर। इसको हम पढ़ेंगे पहले, इससे पहले आप इसको ये पिक्चर देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। अब देखेंगे कि ये कोलकाता का सीन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एकदम से बारिश हो गई है। सिटी की जो लाइफ है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। ओवरनाइट रेन हुई है, 180 mm फ्लड आ गई है। लेकिन अगर देखेंगे पानी, हर तरफ पानी है, लेकिन उस पानी को आप पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसका कुछ ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद में आप पानी उसको पीने के लिए यूज़ कर पाएंगे। ये देखेंगे, अ कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर कैरीज वाटर इन द स्नो इन ए डिवास्टेड विलेज। तो जब कश्मीर है वहाँ पर अर्थक्वेक की वजह से कुछ चीज़ें डैमेज हो गई तो पानी की प्रॉब्लम हो गई और जो लेडी है उसको वाटर बहुत दूर एरिया के अंदर, विलेजेस के अंदर वाटर लेके जा रही है। अब देखेंगे, अब ये पूरी की पूरी आइस है। आइस जो है वो भी क्या है, वाटर की फॉर्म में है, बट स्टिल दे डोंट हैव वाटर टू यूज़। ठीक है, अब ये देखेंगे, अभी हमारे घर में सारी वाटर सप्लाई आती है, सो वी डोंट नो कि वाटर की स्कैरसिटी क्या होती है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, कितनी बड़ी लाइन लगाकर लोग खड़े हैं और सब ने
2 पोट जो है वो ले रखे हैं कि सबकी बारी आए और सब पानी एकदम अपने घर पर लेके जाएं। तो आप ये देखेंगे कि 2-2 मटके सब ने ले रखे हैं, उन 2 मटकों में पानी भरेंगे, फिर वो अपने घर पे लेके जाएंगे। रूटीन लाइफ को वो इन 2 या 3-4 मटकों से, हो सकता है एक घर से 2 भी हों, तो लेके उन 3-4 मटका से वो अपनी रूटीन की जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम टोटल वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे आपने विलेजेस या चीज़ों में देखा होगा, मूवीज़ में भी हम देखते हैं कि क्या होता है कि जो थोड़े से भी कैपेबल होते हैं लोग, वो अपने लेवल पे अपने जो वेल्स होते हैं, कुएं खुदवा लेते हैं, ट्यूबवेल्स जो होते हैं अपने फार्म में इरिगेशन के लिए लगा लेते हैं, प्रोडक्शन के लिए। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दिस कुड रिजल्ट, कि अगर उन्होंने खुद कुएं खुदवा लिए हैं खुद के लिए और ट्यूबवेल्स लगवा लिए हैं खुद के जो फार्म है उसकी इरिगेशन के लिए, तो ये ग्राउंड वाटर लेवल को डिक्रीज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने तो उसको मोटर के थ्रू, पंप के थ्रू उसको रेज कर लिया पानी को, लेकिन उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा और दूसरों को उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऐसा करते ही आ रहे हैं और होता ही है, एडवर्सली अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब क्योंकि जब इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम तक इंडिया की पोजीशन बहुत गड़बड़ थी, उसके बाद में हमने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, अर्बनाइजेशन किया है। और जब भी आप इंडस्ट्रीज़ ग्रो करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री है, उसमें वाटर आपको चाहिएगा ही। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए वाटर की सप्लाई आपको चाहिए ही चाहिए। अर्बनाइजेशन जब भी करते हैं तो वहाँ पर अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ में ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वाटर की फैसिलिटी, ये सबसे बेसिक फैसिलिटी है। तो उसके अंदर वो 24 आवर्स आपको वाटर की सप्लाई होती है, कैनल्स का जो पानी आता है वाटर वर्क्स के थ्रू आपके घर तक सारी चीज़ें पहुँचती है। तो उसकी वजह से भी हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अनइवन इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कहीं तो बहुत ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी है और कहीं लोगों को बहुत किलोमीटर तक चलकर अपनी रूटीन जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना पड़ रहा है। ठीक है। नाउ यू विल गेट कि व्हेन वी स्टार्टिंग डेवलपिंग आवर सोसाइटी, तो हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। अब रिसोर्सेज को जब बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं, एमएनसीज़ को हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर की यूज़ होती है, नीड होती है। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री जब वाटर के साथ साथ में हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी, और आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं उसका 22% हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से यूज़ कर रहे हैं, यानी पानी से बिजली बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अर्बन जो एरिया है वहाँ पर उन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं। डेंस पॉपुलेशन होती जा रही है, अर्बन लाइफस्टाइल जो है वो वाटर के साथ साथ एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से बाकी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। हाउसिंग सोसाइटी, कॉलोनीज़ के अंदर अगर हम देखेंगे तो मोस्टली जो कॉलोनीज़ हैं, हमारे घरों में भी देखेंगे आपको 24 आवर्स वाटर अवेलेबल रहता है। जो चीज़ हम लोगों को रिक्वायरमेंट है, नीड्स हैं, वो हमें फुलफ़िल रहती है। तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप चीज़ों को अर्बनाइजेशन कर रहे हैं तो आप उसके लिए पे कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट है उसके एवज में आपको रिसोर्सेज अवेलेबल करा रही है। बट वो लोग जो कि उस पोजीशन में नहीं है कि वो एक्स्ट्रा में पे कर पाएँ या चीज़ें अवेलेबल, तो गवर्नमेंट भी उनको अवेलेबल नहीं करवा पा रही है। ठीक है, जबकि ये उनकी ड्यूटी है। सो अगर हम फोकस करें तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो है वाटर स्कैरिसिटी के, तो वो उन पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, क्वांटिटी हम अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे भी इसकी सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है लोगों के पास में, वहाँ पर भी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, वाटर स्कैरिसिटी से लोग जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप अर्बनाइजेशन करेंगे, वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप करेंगे और पॉपुलेशन वहाँ आएगी एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब और पॉपुलेशन आएगी तो आपको और रिसोर्सेज की चीज़ अवेलेबल आपको कराने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम तो वहाँ भी रहती है, ऑल्दो बाकी सारी जगह से, विलेजेस से या जो दूर एरिया हैं उनसे कम रहती है, बट प्रॉब्लम वहाँ पर भी रहती है। ठीक है।
और कई बार क्या होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें कुछ केमिकल्स जो हैं वो मिले हुए हैं, उसकी वजह से भी उसको आप पी नहीं सकते हैं। लाइक अभी एट प्रेजेंट अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत बड़ी मेट्रो सिटी है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, और वहाँ पे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वहीं पे वो लोग यूज़ करते हैं। बट क्या हो रहा है कि वहाँ के लोगों, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सबको चीज़ें अवेलेबल करवाना मुश्किल है, प्लस गवर्नमेंट प्रॉपर उस पर ध्यान नहीं दे रही है। यमुना बीच के अंदर जो है इस तरीके की पोजीशन में थी कि पानी एकदम ब्लैक वाटर, मतलब उसको यमुना को आप देखेंगे तो कहीं भी उससे भी वो रिवर नहीं लगती है, यूँ लग रहा है कि कोई काले पानी का कुछ बड़ा सारा कुछ एक चीज़ आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसकी क्वालिटी को आप नहीं मेंटेन कर पा रहे। कई बार क्वांटिटी अवेलेबल है, रिवर जा रही है आपके आसपास से, उससे आप वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ देखिए जो भी डेवलप होती हैं वो हमेशा वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं उसके आसपास ही डेवलप होती है, और अपना जितना भी वेस्टेज है वहीं से पानी लेती हैं अपने यूज़ के लिए, और जितना भी वेस्ट हैं वो उसी वाटर बॉडी के अंदर वो थ्रो कर देती हैं, जो कि केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर जो वेस्टेज होते हैं वो भी वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न है। तो वो सारी चीज़ें जो गंदगी है वो किसके अंदर थ्रो कर देते हैं, वो सारी वाटर बॉडीज़ के अंदर, वो रिवर हो सकती है, लेक हो सकती है, जो भी वाटर बॉडी उस इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर के पास से निकल रही है। तो ये प्रॉब्लम आती है जिससे कि वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए तो काम नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे इंडियाज़ रिवर स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल टर्न्ड इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम। तो अगर इंडिया की रिवर्स की बात करें, अगर छोटी रिवर्स की स्पेशली बात करें, तो सभी रिवर ना रहकर टॉक्सिक स्ट्रीम हो गई हैं, यानी उसमें बहुत सारी पॉइजनस केमिकल्स और चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन हो गई है, तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड इवन द बिग वन लाइक द गंगा एंड यमुना, मैंने बता ही दिया आपको, गंगा यमुना जो बड़ी रिवर्स हैं उनको भी हम पोल्यूट करने में कहीं पीछे नहीं जा रहे हैं। यू मे हैव ऑलरेडी realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resources। need of the hour है, आज के टाइम की ज़रूरत है। अगर हम वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करेंगे, उनको मैनेज करके नहीं चलेंगे, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात तो जीने के लिए चीज़ें नहीं बचेंगी, फिर बचेंगी तो वो अगर केमिकल वाली आ रही हैं, टॉक्सिक आ रही हैं, तो हमारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे, हो भी रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां जो है वो वाटर के थ्रू ही होती है, वाटर पोल्यूशन की वजह से होती है। तो बहुत सारे सेफ गार्ड्स हम लोगों को रखने पड़ेंगे, सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, जिससे कि हम एक अच्छा लिविंग लाइफ जी सकें, लाइफस्टाइल को कैरी कर सकें। ठीक है, productive activity and also to prevent degradation of our natural ecosystem, over explosion and mismanagement of water resources will impoverish these resources and cause ecological crisis and that may have profound impact on our lives। तो डेफिनेटली करेगा ही। इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ भी एक चीज़ को अगर आप डिग्रेड कर रहे हैं, उसको डिप्लेशन हो रहा है, तो उसका पूरा इफेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ेगा ही पड़ेगा, रूटीन लाइफ पर भी। ठीक है, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब क्या किया है, थोड़ा सा हम लोग इसके लिए अवेयर हुए हैं। वाटर के लिए रिवर्स के जो पानी है उसको हमने यूज़ करना, मल्टीपर्पज़ यूज़ उसका किया जा रहा है, ताकि अलग अलग चीज़ों में एक ही पानी का यूज़ किया जा सके। यानी जैसे उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, फिर उसी से इरिगेशन हो रहा है, तो एक ही पानी को आपने कई जगह यूज़ कर लिया है। हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर? आर्कोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शो दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम बिल्ट ऑफ स्टोन, रबल, रिजर्वियर्स और लेक। ठीक है, तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, आर्कोलॉजिकल आप रिकॉर्ड्स उठा के देखेंगे, देन वी विल गेट कि एंशिएंट टाइम से ही हम बहुत ही अच्छे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, डैम्स वगैरह बनाकर चल रहे हैं, रिजर्वियर्स, लेक बना के चल रहे हैं। और वो किस चीज़ का सिंबल है? वो सिंबल है कि हम पुराने टाइम से ही वाटर के लिए, उसकी कंजर्वेशन के लिए अवेयर थे और पुराने टाइम में हम उसको कंजर्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो हमारी जो मॉडर्न लाइफ है इसने इसको ज़्यादा
हम उन चीज़ों को मिसयूज़ करने लगे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें ये बताते हैं कि एंशियंट टाइम में भी हम कितने बढ़िया हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को लेके चल रहे थे। तो फर्स्ट सेंचुरी BC श्रृंगवेणापुर जो है इलाहाबाद के अंदर, वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको मिलता है। फ्लड वाटर और रिवर मतलब इस तरीके से चैनल बनाई हुई है जो कि जो फ्लड अगर आ जाती है तो उस फ्लड वाटर को गंगा रिवर के अंदर मूव कर सकती है, ताकि वो आसपास के एरियाज विलेजेस को हार्म नहीं कर सके और उस फ्लड वाटर को यूज़ किया जा सके गंगा रिवर के अंदर डाल के, ताकि उस पानी को तो आगे जाके यूज़ हो जाएगा कहीं ना कहीं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, उस टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में डैम, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा डेवलप किया गया। इवन उसके बाद में जो अशोका है उनके टाइम में भी, समुद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी बहुत चीज़ों को डेवलप किया गया, ठीक है। और एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा, उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश के अंदर, बेन्नूर कर्नाटका के अंदर, और कोल्हापुर यानी महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारी ऐसी लेक्स या कुछ ऐसे रिजर्वियर्स आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि ये शो करते हैं कि एंशियंट टाइम के अंदर भी हम वाटर को लेकर, उसके कंजर्वेशन को लेके अवेयर थे। राजस्थान के अंदर देखेंगे बहुत सारी जो लेक्स हैं, बहुत सारे जो राजा थे, राजा जय सिंह ने जैसे जो लेक बनवाई है, बहुत आपके उदयपुर के अंदर जो कि झीलों की नगरी बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारी लेक्स हैं। और बहुत सारी लेक्स ऐसी हैं जो कि मैन मेड है, मतलब जो नेचुरल लेक नहीं है, जिनको वहाँ के उस टाइम के राजा या बहुत सारे अलग अलग लोगों ने भी उनको बनाया है। तो हम क्या थे, उसको लेके उसकी कंजर्वेशन को लेके अवेयर थे, ठीक है। 11th सेंचुरी के अंदर भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ड, सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक इसको बोल सकते हैं, भोपाल लेक बनाई गई थी 14th सेंचुरी के अंदर। हौज खास का जो दिल्ली के अंदर हौज खास है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टैंक है, लेक है, बनाई हुई है, इल्तुतमिश ने बनाई थी वाटर सप्लाई के लिए श्री फोर्ट एरिया के अंदर, उसके थ्रू वाटर सप्लाई होती थी, ठीक है। तो इस तरीके, ये देखिए हीराकुंड डैम। अब यहाँ पे क्या होता है कि डैम कैसे बनते हैं, आपने कभी देखा हो तो ये आप देखेंगे, ये देखिए इस टाइप से ये रिवर के ऊपर बड़ी सी जो रिवर्स होती हैं, तो या जो कई बार कैनाल जो होती है, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल पे भी कुछ डैम बनाए गए हैं, तो ये इस रिवर के पानी को कुछ कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल करके उसको एक प्रॉपर प्रेशर बनाया जाता है, थोड़ा हाइट से उसको नीचे डाला जाएगा, उस प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, फिर उसी वाटर को इरिगेशन के लिए यूज़ कर लिया जाता है। तो इसी तरीके से एक ही पानी को काफ़ी चीज़ों के यूज़ के लिए मल्टीपर्पज़ उसको यूज़ किया जाता है, ताकि हम उसको मैनेज कर सकें, ठीक है। व्हाट आर डैम्स एंड हाउ दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। तो डैम का मैंने बताया कि डैम क्या होते हैं और किस तरीके से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो डैम वर ट्रेडिशनली बिल्ड टू इम्पाउंड रिवर एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज लेटर टू इरीगेटेड एग्रीकल्चर फील्ड। तो उनको मतलब मैनेज किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है पानी को, और फिर उसको एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेज, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। हैंस डैम्स आर नाउ रेफर्ड टू एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वेयर आर द मेनी यूजेज ऑफ इम्पाउंड वाटर आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वहीं पे क्या होता है कि जब पानी है तो पानी के अंदर एक्वा जो वेजिटेशन है वो भी ग्रो करती है रिक्रिएशन के लिए। अब जैसे बहुत सारी जो डैम है उनको टूरिस्ट के लिए भी ओपन कर दिया जाता है, तो वहाँ पे अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो डेफिनेटली आसपास के लोगों के लिए भी जो एम्प्लॉयमेंट है उसके रास्ते खुलते हैं। फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, फ्लड आ गई है तो अगर डैम के थ्रू उस पानी को आप कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। इंडस्ट्री यूजेस के लिए आप प्रॉपर एक पानी सप्लाई कर सकते हैं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए एक वाटर सप्लाई कर सकते हैं, इनलैंड नेविगेशन जो है वो उसके थ्रू कर सकते हैं। फिश ब्रीडिंग का जो काम है वो आजकल बहुत होने लग गया है, उसके अंदर फिश वो ग्रो करती हैं फिश जो है, फिर उनको फिशरीज जब की जाती हैं उनको बेचा जाता है, तो वो एक अपने आप में एक अलग बिजनेस है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए उन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को यूज़ किया जाता है, जिससे कि उसको हम मैनेज भी कर सकें, उससे हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है।
बहुत सारे हम इंडिया के अंदर डैम बनाए गए हैं। सतलज बीस रिवर जो है वो बनाया गया है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इरिगेशन के लिए पानी जाता है। हीराकुड प्रोजेक्ट महानदी के बेसिन पे बनाया गया है। फ्लड कंट्रोल के लिए महानदी में बहुत ज़्यादा फ्लड आती है, तो उसके कंट्रोल के लिए एक डैम बनाया गया है, जिससे कि फ्लड भी कंट्रोल हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं, और प्रॉपर जहाँ पर आप ज़रूरत है वहाँ इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी उस वाटर को आप सप्लाई कर रहे हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत ज़्यादा लॉन्च किए गए, ताकि वाटर रिसोर्स का हम मैनेजमेंट कर सकें एज द व्हीकल दैट वुड लेड टू नेशन टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। और इनको नेशन की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का एक व्हीकल के रूप में हम देख रहे हैं, और डेफिनेटली वो व्हीकल है। क्यों? क्योंकि आप एक तो वाटर को मैनेज कर रहे हैं, जिन एरियाज़ में ज़्यादा ज़रूरत है उनको सप्लाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ क्या था कि जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके आसपास के अंदर रहने वाले लोगों को तो वो अवेलेबल हैं, लेकिन जो दूर रह रहे हैं उनको अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब उसको मैनेज करके जिसको जहाँ ज़रूरत है उसको हम सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो मल्टीपर्पज़ यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम दैट डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। डैम्स को मॉडर्न इंडिया का टेम्पल बोला गया है, इसीलिए उसको एक इंटीग्रेटेड पार्ट ये इंडिया का रहा है। डैम इज़ ए बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्टेड द फ्लो। ये मैंने बता ही दिया, डैम जो है वो क्या करता है, एक बैरियर, बीच में एक हर्डल लगा दिया है। पानी आ रहा है बहुत अमाउंट के अंदर, उस पानी के फ्लो को, उसकी क्वांटिटी को यूज़ करके एक सही डायरेक्शन के अंदर लगाया जाता है, उसको रिजर्व करके रखा जाता है लेक या पाउंड के रूप में, और उसको रिजर्वियर के अंदर, और फिर उसको यूज़ किया जाता है। उसको डैम का एक स्ट्रक्चर बनता है प्रॉपर। ठीक है। तो मोस्ट डैम हैव ए सेक्शन कॉल्ड स्पिलवे और वेयर over which or through which it is intended that water will flow either intermittently or continuously. Dams are classified according to structure, intended purpose or height based on structure and the material used. Dams are classified as timber dams, embankment dams or masonry dams with several subtypes. तो अलग अलग टाइप्स के डैम बनाए गए हैं, कई टिम्बर के भी बनाए गए हैं। बहुत उसके अंदर मटेरियल जो है वो अच्छा मटेरियल लगाना पड़ता है, क्योंकि पानी से वो कहीं ख़राब नहीं हो जाए। तो डिपेंड करता है किस तरीके का पानी या कितना क्वांटिटी के अंदर पानी है, या किस पर्पज़ के लिए हमें वाटर चाहिए, या अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं या कितनी हाइट से आपको उसको मूव करना है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द हाइट, डैम्स कैन बी कैटेगराइज एज लार्ज डैम एंड मेजर डैम, और अल्टरनेटिवली एज लो डैम्स और मीडियम हाइट डैम्स एंड हाई डैम्स। तो हाइट के अकॉर्डिंग इनको इस तरीके से क्लासिफाइड किया गया। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेजेस इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। तो इसको अर्बन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, विलेजेस इकोनॉमी के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा एक सोर्स माना गया है डैम को और वाटर को यूज़ करते हुए। ठीक है। वी हैव सॉन द फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ट्रेडिशन मेथड टू बिल्डिंग डैम्स एंड इरीगेशन वर्क। कुछ और मेथड भी आप फाइंड कर सकते हैं। वी हैव सॉन द क्रॉप्स इन असर। We will bring Bhadu in Bhadra. Floods have swollen the Damodar. The sailing boat cannot sail. Oh Damodar, we fall at your feet. Reduce the flood a little. Bhadu will come a year later. Let the boat sail on your surface. तो ये जो पॉपुलर भादू सॉन्ग ये एक बोला गया है दामोदर वैली रीजन एरिया जो है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था कि फ्लड बहुत आती थी। ठीक है। तो इसी दामोदर वैली जो है इसके अंदर फ्लड को रोकने के लिए इसको रिवर ऑफ सोरो भी बोला जाता है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया की, क्योंकि कई वाटर जो है वो आपको लाइफ प्रोवाइड भी करवा सकता है, आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जब बहुत चीज़ें एक्सेस में हो जाएंगी तो वो पूरा का पूरा आपको बहा कर ले जाएगा। तो सेम ऐसी ही चीज़ें कुछ दामोदर वैली के आसपास के लोगों के साथ होती थी। तो जिसने भी ये सॉन्ग लिखा है उन्होंने बोला है कि इस तरीके का मत करें कि फ्लड आ रही है तो फ्लड बाद में आ जाएगी, या जो भादू बोल रहा है कि मैं थोड़ा टाइम बाद में आ जाऊंगा ताकि मैं आपके सरफेस पे बोट को सेल कर सकूं। तो ये सारी चीज़ें बोली हुई है। ऑल्दो ये जो अब दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट है इसके थ्रू इस पानी को यूज़ किया जाता है, फ्लड वाटर को यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए और मल्टीपर्पज़ यूजेस के लिए। ठीक है। इन रिसेंट ईयर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आर लार्ज डैम हैव कम अंडर ग्रेट
scrutiny and opposition for a variety of reasons. Regulating and damming of river affect the natural flow, causing poor sediments flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, result in rockier stream. देखिए, कोई भी चीज़ को नेचुरल से आप आर्टिफिशियल चीज़ की तरफ लेके जाएंगे तो डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब आप डैम बनाते हैं और चीज़ों को वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो एक नेचुरल फ्लो होता है, जैसे रिवर का प्रॉपर एक नेचुरल फ्लो है तो वो उसके थ्रू जा रही है, एक आपने उसको आर्टिफिशियली डैम का रूप दे दिया है या उसको एक बैरियर लगा दिया है, तो इसकी वजह से सेडिमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है वो बहुत आ जाता है। रिजर्वियर्स जो होते हैं जहाँ पर इस पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिल्ट या सैंड जो है वो इकट्ठी हो जाती है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो पूरा एक बेड बन जाता है, पुअर हैबिटेट ऑफ द रिवर एक्वेटिक लाइफ। तो जो रिवर के अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए प्रॉपर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक वेजिटेशन हैं, एनिमल्स हैं, उनकी एक प्रॉपर अपनी लाइफ है और नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उन चीज़ों की लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। डैम आल्सो फगमेंट रिवर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक फोना टू माइग्रेट। बता ही दिया मैंने, एक्वेटिक जो फोना होती हैं उनको माइग्रेट करने के लिए का काम करती है, यानी वहाँ पर उनके जो नेचुरल हैबिटेट है वो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको माइग्रेट करना पड़ता है। द रिजर्वियर दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टेंस वेजिटेशन एंड सॉयल लीडिंग टू इट्स डीकम्पोजिशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जहाँ पर जो रिजर्वियर्स फ्लड एरिया के अंदर वहाँ पर बनाए जाते हैं तो वहाँ पर भी जो वेजिटेशन है, सॉयल है, इन लोगों को, इन चीज़ों को उनका डीकम्पोजिशन हो जाता है पीरियड ऑफ टाइम में। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आर लार्ज एंड लार्ज डैम हैव ऑल्सो बीन द कॉज ऑफ मैनी new environment movement like the Narmada Bachao Andolan and the Tehri Dam Andolan. Resistance to these projects has primarily been due to the large scale displacement of local community. Local people often had to give up their land, livelihood and their एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन। अब क्या होता है कि जब भी आप इस तरीके के बड़े डैम बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, कुछ भी ब्रिज बन रहा है, तो क्या होता है कि जहाँ जो ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे हैं, जो कम्युनिटी रह रही है, कोई लोग रह रहे हैं, या हो सकता है किसी की एग्रीकल्चर लैंड हो। अब आपने जो मैप बनाया, हमारे जो आर्किटेक्चर ने मैप बनाया, इंजीनियर ने मैप बनाया, उसने बोला कि हाँ ये रिवर को इस तरीके से क्रॉस करते हुए ये जाएगी या यहाँ से हम लोगों ने डैम बनाना है। तो गवर्नमेंट के पास में ये अथॉरिटी रहती है कि वो किसी भी प्राइवेट लैंड को एक्वायर कर सकती है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लोकल पर्सन, जो आम जनता है, वो कुछ नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट अगर आपकी लैंड एक्वायर करना चाहती है तो एक प्रॉपर एक अमाउंट देकर आपकी लैंड एक्वायर की जा सकती है। लैंड नेशन की अगर वेलफेयर की अगर बात आती है तो, ठीक है। तो जब इस तरीके के डैम बने हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी डैम आंदोलन, तो ये सब जब बनाए गए तो डेफिनेटली डेवलपमेंट के लिए बनाए गए, नेशन के डेवलपमेंट के लिए। और उसके लिए बहुत सारे लोग जो उस पर्टिकुलर एरिया में जिनकी कुछ अपनी एग्रीकल्चर लैंड थी या जहाँ पर वो हो सकता है वहाँ पे ही सर्वाइव कर रहे हों, छोटे छोटे घर बनाकर, तो वहाँ से उनको मूव करना पड़ा, उनको डिस्प्लेस करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए कैंपेन वगैरह भी चलाया। ऑल दो चलता नहीं है वो ये सारी चीज़ें। जब आप नेशन की वेलफेयर की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाई करनी पड़ती है। इफ़ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट देन हु इज़ बेनिफिटेड। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, उससे जो लोकल लोग हैं उनको बेनिफिट पहुंचाने की बजाय हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। परहैप्स द लैंड ओनर्स एंड लार्ज फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फ्यू अर्बन सेंटर टेक द केस ऑफ द लैंडलेस इन ए विलेज। डज ही रियली गेन फ्रॉम ए सच ए प्रोजेक्ट। तो इन प्रोजेक्ट से जो छोटे जो फार्मर्स हैं या जो बहुत लोकल पीपल हैं वो तो बेनिफिट नहीं हो रहे, तो किसको मिल रहा है? हो सकता है जो बड़े लैंड ओनर्स हों, जिनकी बहुत बड़ी लैंड है, तो हो सकता कुछ ऐसा डेवलप वो कर लें जिससे कि उनको बहुत अर्निंग हो। लार्ज फार्मर हैं वो कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी डेवलप कर लें या बड़ी इंडस्ट्रीज़ इस तरीके के डैम के आसपास मैनेज कर दी जाए जिससे कि उनको बहुत अर्निंग हो रही है, बहुत अच्छा गेन मिल रहा है। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है आपको टॉपिक, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज़ ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनजीओ है एक दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। तो सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था नर्मदा रिवर के अंदर,
ऊपर गुजरात के अंदर। तो उसके खिलाफ लोगों ने बहुत सारे लोग इनके साथ में आए और एक कैंपेन चलाया। इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंटल इशू रिलेटेड टू ट्रीज दैट वुड बी सबमर्ज अंडर द डैम वाटर। तो वो ट्रीज़ या क्योंकि फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं तो उन ट्रीज़ को सबमर्ज कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए लोग फाइट किया उन्होंने। रिसेंटली इट हैज़ रीफोकस द एम टू इनेबल पुअर सिटीजन स्पेशली द आउटस्टीज डिस्प्लेस्ड पीपल जो होते हैं गेट फुल रिहैबिटेशन फैसिलिटीज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो रिसेंटली अब इन चीज़ों पे रीफोकस किया जा रहा है कि जिनको हम लोगों ने रिहैबिटेट कर दिया, उनके जो नेचुरल इन्वायरमेंट था, नेचुरल हैबिटेशन थे, उन्होंने छीन लिए, तो उनको कुछ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के थ्रू अवेलेबल करवाई जाए। ऑल्दो बहुत ज़्यादा होती नहीं है इतनी, क्योंकि बीच में जो लोग होते हैं वो ये सारी चीज़ों को इनका पैसा खा जाते हैं। Even sometime people felt that their suffering would not be in vain, accepted that trauma have displacement, believing in the promise of irrigated fields and plentiful harvest. So often the survivor of Rihan told us that they accepted their suffering as sacrifice for the sake of their nation. तो यहाँ पर जो ये वाला नर्मदा रिवर का जो प्रोजेक्ट है यानी सरदार सरोवर जो डैम बना है उसके आसपास रहने वाले रिहान ने की एक स्टोरी ये बता रहे हैं कि जब उस डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो स्टिल जो ट्रॉमा है उससे हम आज भी फेस कर रहे हैं। हम लोगों को प्रॉमिस किया गया कि आपको एक इरिगेटेड लैंड दी जाएगी, लेकिन स्टिल 30 ईयर्स हो गए हैं इस डैम को बने हुए, लेकिन वो आज भी इन चीज़ों को हम झेल रहे हैं। और जब हमने उसको सेक्रीफाइस किया तो हमने ये सोच के किया कि हम इसे नेशन के लिए, नेशन की डेवलपमेंट के लिए इसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट अब क्योंकि उनको एवज में कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, उनको जो रूटीन की जो सर्वाइवल के लिए उनको लैंड थी उनके पास में वो भी उनसे ले ली गई। तो आज वो ये बोल रहे हैं कि आज मैं अगर सोचता हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या सिर्फ हमें ही नेशन की लिए सेक्रीफाइस करने के लिए चुना गया था? और भी बहुत सारे लोग थे या जो बना रहे हैं या जिनको उसका बेनिफिट हुआ, उन्होंने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। तो ये स्टोरी है कि जब इस तरीके की चीज़ें डेवलपमेंट होती है तो जो पुअर पीपल होते हैं या जो उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक्चुअली दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। ठीक है, चलिए सरदार सरोवर डैम जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम और स्टडी करते हैं। सरदार सरोवर डैम हैज़ बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। गुजरात के अंदर इसको बिल्ट किया गया है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट जो है इंडिया के अंदर, जो 4 स्टेट्स को कवर करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। तो स्टेट्स को कवर करता है मतलब कि 4 स्टेट्स को इससे बेनिफिट्स होते हैं। 4 स्टेट्स के अंदर इस डैम के थ्रू पानी या बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी, वो प्रोवाइड होती है। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ड्रॉट प्रोन, जो ड्रॉट एरिया है वहाँ पर, डेजर्ट एरिया गुजरात का 9490 विलेजेस और 173 टाउन्स और राजस्थान के 124 विलेजेस को सरदार सरोवर डैम से जो ट्रीटेड वाटर है वहाँ से उनको वाटर और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप। तो इरिगेशन, क्योंकि डैम बन गए हैं, इरिगेशन के लिए आपके पास में वाटर अवेलेबल हैं, तो उसकी वजह से जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हुआ। बहुत सारे एरिया के अंदर फार्मर ने उनको कमर्शियल क्रॉप वहाँ पर ग्रो की। कमर्शियल क्रॉप मतलब जिसको सेल आउट करके आप ज़्यादा मनी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपने ग्रो की। दिस हैज़ ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो अब जब मैंने पहले भी बताया था, रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें भी, कि जब चीज़ों को आप नेचुरली ग्रो नहीं होने देते और उस पर आप खुद आर्टिफिशियली कुछ चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस नेचुरल जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको हार्म कर रहे हैं। तो उसके जब आप कमर्शियल क्रॉप वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं और हो सकता है वहाँ की जो सॉइल है उसके लिए बनी ना हो, और जब आप आर्टिफिशियली कुछ चीज़ें ग्रो करते हैं तो उसमें केमिकल भी डालते हैं, पेस्टिसाइड भी डालते हैं, इवन जो सीड्स होते हैं वो भी केमिकल सीड्स रहते हैं, तो वो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को डिप्लेट करेंगे, उसकी जो क्वालिटी है उसको डिप्लेट करेंगे। तो सैलिनाइजेशन हो गया है, मतलब उसके अंदर उन केमिकल की वजह से, उनकी वजह से जो नमक है वो ज़्यादा आ गया है। एट द सेम टाइम इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप। सोशल लैंडस्केप को भी इन्होंने डेवलप किया है। क्यों? क्योंकि जो सोशल गैप है वो बहुत ज़्यादा हो गया। जब आप कमर्शियली चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं तो आपके पास पैसा आ रहा है, या आपने जो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज किया, तो डेफिनेटली यू हैव ऑलरेडी सम मनी टू
इन्वेस्ट इन द बिजनेस, तो अब और उसकी वजह से आप ग्रो भी अच्छा कर रहे हैं, कमा भी अच्छा रहे हैं, तो वो जो गैप है वो और ज़्यादा क्रिएट हो गया है। जो रिचर लैंड ऑनर्स हैं और जो लैंडलेस पुअर हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो ये सोशल कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी हमें देखने को मिले हैं। डैम्स जो है वो कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो लोगों के बीच में वो भी करता है। सम वाटर रिसोर्सेज जैसे गुजरात और साबरमती बेसिन जो है, फार्मर वर एजिलेटेड एंड ऑलमोस्ट कोज ए राइट ओवर द हायर प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरिया। तो वहाँ पर बहुत सारे राइट्स हुए हैं कि आप अर्बन एरिया को ज़्यादा वाटर सप्लाई अवेलेबल करवा रहे हैं, हमें ये वाटर चाहिए। तो बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स को भी जन्म देते हैं। इवन जब ये इंटरस्टेटेड वाटर डिस्प्यूट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जब जैसे आपको बताया मैंने सरदार सरोवर डैम जो है वो 4 स्टेट्स का एक मिक्स प्रोजेक्ट है, ठीक है। 4 स्टेट्स उससे बेनिफिट ले रहे हैं। तो बहुत सारे और भी ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक स्टेट के ना होकर एक से ज़्यादा स्टेट के हैं। तो वो क्या होता है कि इस तरीके से बना लिए जाते हैं, उस एरिया में बना लिए जाते हैं जिससे कि बाकी सारे स्टेट्स को भी उसका बेनिफिट हो। तो वो जब आप उसमें मनी लगा रहे हैं तो वो भी बाकी स्टेट्स का उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि एक डैम को अगर आप बना रहे हैं, इस तरीके के मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो वहीं अगर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो उसके बेनिफिट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो कई बार इंटरस्टेट कुछ डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग होते हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है। आपको कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट अगर थोड़ा सा भी पता है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के बीच में ये डिस्प्यूट बहुत सालों से चलता आ रहा है। जब भी कुछ इलेक्शन होते हैं तो ये डिस्प्यूट और ज़्यादा हाइट पे चला जाता है, पीक पे चला जाता है। तो ये क्या था, कुछ डाइवर्जन से लेकर कोयना महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को इसको गो थ्रू कर रही है। तो वाटर का कुछ सप्लाई जो होती है, अभी इतना % वाटर आपके पास जाएगा, इतना % वाटर आपके पास में जाएगा। तो कई बार कुछ स्टेट्स का आपस में एडजस्टमेंट नहीं बैठती या प्रॉपर हो सकता है गवर्नमेंट की या जो CM होते हैं उनकी आपस में एडजस्टमेंट नहीं बैठती है। तो ये कन्फ्लिक्ट सामने आया जो कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। कोई एक स्टेट कह रहा है कि हमारा ज़्यादा इस पर राइट है, दूसरा स्टेट कह रहा है हमारे राइट हैं। तो इस तरीके से मिलती हैं चीज़ें। तो वो बाकी सब जो एग्रीकल्चर लैंड या इंडस्ट्रीज़ उन रिवर्स के या उस प्रोजेक्ट के बेस पर डेवलप होने वाली थी, अब उनको अगर वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनको भी लॉस हो रहा है। तो इकोनॉमिकल लॉस तो है ही डेफिनेटली, ठीक है। ये एक आपको मैप दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा देखेंगे। ये रिवर्स हैं ब्लू कलर की जो दिख रही हैं रिवर, इंडस रिवर, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बीस रिवर है, भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है। ये जहाँ जहाँ आपको डॉट दिख रहे हैं ये डैम बने हुए हैं, ठीक है। ये टेहरी डैम हो गया, ये गंगा रिवर पे डैम बना हुआ है। राणा प्रताप सागर डैम जो है राजस्थान के भी जो साउथ ईस्ट एरिया है वहाँ पर काफ़ी डैम आपको देखने को मिलेंगे और कुछ बाकी स्टेट्स के साथ में मिलकर ये डैम बनाए गए हैं। बहुत सारी वाटर सप्लाई या इरिगेशन जो है इनके थ्रू हमारे यहाँ पर होती हैं। तो ये रिवर्स और उनके ऊपर बने हुए कुछ डैम्स हैं, तो इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये कुछ पर्टिकुलर 5 डैम या 5 रिवर्स हैं, इनको आप इस मैप के अंदर प्लॉट करके दिखाइए, तो इसको आप देख लेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। Most of the objection of the project arose due to their failure to achieve the purpose for which they were built। तो most of जो conflicts होते हैं, objection वो इसलिए होते हैं कि जिस purpose के लिए उनको build किया गया था वो अगर आप achieve नहीं कर पा रहे हैं तो objection रहता ही है। तो dam they were constructed to control flood have triggered flood due to sedimentation in the reservoir। तो कई बार कुछ डैम्स को इसलिए बनाया गया था कि फ्लड के वाटर को वो लोग कंट्रोल करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि सेडिमेंटेशन या उसके थ्रू ऐसा हुआ कि वो फ्लड को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, बल्कि जो रिजर्वियर है उसके अंदर भी उस फ्लड का आपको फ्लो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये ऑब्जेक्शन हो सकता है। द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। तो बड़े बड़े जो डैम्स हैं जिनको फ्लड के कंट्रोल के लिए बनाया गया था वो भी फ्लड के टाइम में उसको कंट्रोल करने में फेलियर हो गए हैं, वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। यू मे हैव सीन और रीड how to release of water from dam during heavy rain aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006। The flood have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion। तो जो लाइफ होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उनको तो डेफिनेटली वो डैमेज करती ही है, उसके साथ साथ में जो सैंड होती है, सॉइल होती है, उसको भी वो बहा कर ले जाती है। पूरा का पूरा एरिया जो है वो
क्लियर हो जाता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है कि आगे आप उसको डेवलप कर सकें, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा लगता है। सेडिमेंटेशन ऑल्सो मीन दैट द फ्लड प्लेन्स वर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट, ले जाते हैं नेचुरल जो फर्टिलाइजर होते हैं, फर्दर एडिंग टू द प्रॉब्लम दैट लैंड डिग्रेडेशन, तो प्रॉपर उसका लैंड जो है उसको भी डिग्रेड कर रही हैं। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, कॉज वाटरबॉर्न डिजीज एंड पेस्ट एंड पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। तो कई बार ये भी देखा गया है कि इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की वजह से अर्थक्वेक और वाटरबॉर्न जो डिजीज़ हैं, पेस्टिसाइड, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें भी इनकी वजह से ही होती है। ठीक है, तो ये हम आज जो है इतना ही स्टडी करेंगे। आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये आपको फ्लड के कुछ प्रिकॉशन दिए हुए हैं, इसको डेफिनेटली आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लड के अंदर आपको बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन क्या रखने चाहिए, तो इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। पॉइंट के अंदर दिया हुआ है बहुत ही अच्छे में। ड्यूरिंग फ्लड आपको क्या करना चाहिए, फ्लड वाटर के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए, डेंजरस हो सकता है। डोंट अलाउ चिल्ड्रन टू प्ले इन नियर फ्लड वाटर, स्टे अवे फ्रॉम सीवरेज लाइन, गटर, ड्रेनेज जो होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। बी केयरफुल ऑफ स्नेक बाइट्स और कॉमन ड्यूरिंग फ्लड्स, क्योंकि इस टाइम में जो इस तरीके के जो इंसेक्ट्स होते हैं ये सारे निकल के आ जाते हैं, पहले अपने अपने बिल के अंदर होते हैं, तो इस टाइम में वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती है, तो हो सकता है स्नेक वगैरह के काटने से भी आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो बहुत सारे प्रॉब्लम और उनके सोल्यूशन आपको बताए हुए हैं, तो ये आप कर भी सकते हैं, अपनी रूटीन लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पे हैवी रेन ड्रॉन, कोलकाता के अंदर जो हैवी रेन हुई थी उसका ये दिया हुआ है, किस तरीके से रेस्क्यू टीम ने उनको रेस्क्यू किया, इसके बारे में दिया हुआ है। चलिए, तो ये था आज का टॉपिक, वाटर रिसोर्सेज का एक पार्ट हमने स्टडी किया। इसके अंदर जो कुछ मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में स्टडी किया। अब इनके थोड़े से जो मेजर्स कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में हम कैसे उसको और मैनेज कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, आप बीच में से क्वेश्चन आते हैं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पे ही आप डिपेंड नहीं रहेंगे, पॉइंट्स बनाकर इसके कॉजेज, डैम्स के अंदर से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।